हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फॉन्स ड्यूडेट। तो आइए पहले हम इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। ये चैप्टर उस दौरान लिखा गया जब वर्ल्ड वार जो था वो प्रोग्रेस पे था और प्रसिया और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है। किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। एज अ रिजल्ट फ्रांस को अपने दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एक है अल्सास और दूसरा है लॉरेन, वो कुर्बान करने पड़ते हैं। और अल्सास और लॉरेन दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट अब किसके अंडर में चले जाते हैं? प्रसिया के अंडर में। तो प्रसिया के अंडर में जाने के बावजूद जो प्रसियन ऑफिसर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जब डिस्ट्रिक्ट उनका है तो लैंग्वेज भी उनके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो अल्सास और लॉरेन में अब तक तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब एक आदेश आ गया कि अब आज के बाद से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज आज के बाद पढ़ाई नहीं जाएगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा अटैच शॉक्ड फील करते हैं एम हैमेल और साथ साथ उनके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी। एम हैमेल के स्टूडेंट्स में ही एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रैंक, जो एवरेज स्टूडेंट है और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो डरता रहता है एम हैमेल से, क्योंकि एम हैमेल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, पंक्चुअल पर्सन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान होते हैं। इसलिए एम हैमेल से हमेशा फ्रैंक डरा करता है और फ्रैंक ही इस चैप्टर का नरेटर है। इस पूरी कहानी को फ्रैंक ने बयां किया है और फ्रैंक ने बताया है कि वो कैसा फील करता है जब वो इस बात को सुनता है कि आज उसका अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज है। अब आज के बाद वो अपनी मदर टंग कभी स्टडी नहीं कर पाएगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करता है। और एम हैमेल जो थे 40 सालों से उन्होंने अपनी निस्वार्थ शिक्षा में अपनी सेवा दी थी और जब नौबत आती है कि वो अल्सास छोड़कर जाने की बात आती है तो एम हैमेल भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और आलम ये होता है कि उनके इमोशनल का कि वो अपनी बात चाह कर भी बच्चों से कह नहीं पाते हैं और फिर वो लिख कर अपने दिल के भावों को बोर्ड पर लिख कर बयां करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस स्टोरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड में आने के चांसेस हैं उनको हमने अपनी ओर से इसमें ऐड किया है और हमें उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर पहले। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन के लिए फ्रेंच से उस दिन स्कूल में क्या एक्सपेक्ट की जा रही थी या फ्रेंच से उस दिन स्कूल में क्या आशा की जा रही थी कि फ्रेंच क्या करके लाएगा। तो आंसर इसका है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड। उस दिन फ्रेंच से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, कि फ्रेंच जो है, जैसा कि एम हैमेल ने कहा था पार्टिसिपल्स लर्न करके आने को, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ्रेंच उस दिन पार्टिसिपल्स के रूल याद करके आएगा। बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, क्यों याद करके आने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्योंकि एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे देम। देम यहां रेफर करता है पूरे स्टूडेंट को या क्लासरूम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रेफर करता है देम। क्यों? क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वो बच्चों से क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स पर व्हाइल ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। जबकि फ्रेंच के लिए दिक्कत थी, पार्टिसिपल्स एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में फ्रेंच को कुछ भी बिल्कुल आता नहीं था। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहां कहा गया कि व्हाई डू यू थिंक, तुमको ऐसा क्यों लगता है, वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। फ्रेंच जो था वो क्यों डर रहा था डांटे जाने की वजह से, या फ्रेंच को आखिर किस वजह से डांटे जाने का भय था। तो आंसर देखते हैं, फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। उस दिन
जो लिटिल फ्रैंक था वो डांटे जाने का भय उसके अंदर समाया हुआ था। दैट डे स्पेशली फॉर 2 रीजन, उसके भी 2 रीजन थे। उस दिन फ्रैंक जब स्कूल जा रहा था तो वो काफी डरा हुआ था, काफी सहमा हुआ था, और उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन क्या है कि फर्स्ट द टीचर वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। एक तो डरने का ये रीजन था कि टीचर ने ऑलरेडी एक दिन पहले ही कह रखा था कि मैं तुम लोगों से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा या पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे करूंगा। और फ्रेंच की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पार्टिसिपल्स के बारे में उसे बिल्कुल भी एक अक्षर का पार्टिसिपल का ज्ञान नहीं था, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि पार्टिसिपल्स एक ऐसा टॉपिक था जिसका ककहरा भी फ्रेंच को आता नहीं था। तो एक रीजन तो वो हो गया कि जिसकी वजह से उसके अंदर डर समाया हुआ था। एक रीजन और था, एंड सेकेंडली, और दूसरा भी रीजन था डरने का कि ही हैड स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। दूसरा उसके लिए रीजन था कि उस दिन वो स्कूल काफी लेट निकला था, काफी देर से निकला था घर से, इसलिए 2 रीजन थे उसके अंदर डर समाने के कि फ्रेंच आज तो उसे लग रहा था कि आज तो एम हैमेल की डांट खानी पड़ेगी। स्पेशली 2 रीजन थे। पहला रीजन एक बार फिर हम रिमाइंड करा दें, पहला रीजन था कि पार्टिसिपल्स का उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था, एको अक्षर या पार्टिसिपल रिलेटेड उसे कोई भी ज्ञान नहीं था। दूसरा रीजन था कि वो उस दिन स्कूल काफी लेट निकला था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द यूजुअल सीन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्यतः वो कौन सा नजारा होता था, कौन सा दृश्य होता था व्हेन फ्रेंच स्कूल बेगन इन द मॉर्निंग। अमूमन जब सुबह स्कूल पहुंचता था तो वहां का क्या नजारा होता था। तो रोज का तो आलम कुछ और होता था, जब स्कूल पहुंचता था काफी शोरगुल होता था। तो यूजुअली सामान्यतः व्हेन द स्कूल बेगन, सामान्यतः होता क्या था अमूमन कि जब सुबह मॉर्निंग में स्कूल टाइम होता था, स्कूल शुरू होता था, व्हेन द स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बजल मीन्स होता है काफी शोर शराबा, शोरगुल। तो स्कूल में काफी बजल होता था, शोर शराबा होता रहता था। द नॉइज कुड बी हेयर्ड, और इतना ज्यादा शोर होता था कि वो जो क्लासरूम का शोरगुल है, नॉइज मीन्स शोर, वो जो क्लास का शोरगुल है, कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्कूल। स्कूल के अंदर का जो शोरगुल है वो बाहर तक सुनाई देता था, और या बाहर, स्कूल के बाहर भी वो शोरगुल सुनाई देता रहता था। कोई भी व्यक्ति जो स्कूल के बाहर होता था उसको वो स्कूल के अंदर का शोरगुल सुनाई देता था। अमूमन ये माहौल होता था स्कूल के क्लासरूम का रोज का। स्टूडेंट्स रिपीटेड देयर लेसन, और ये शोरगुल होता किसकी वजह से था कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने लेसन्स को रिपीट करते थे, लर्न करते थे टुगेदर वेरी लाउडली। मतलब साथ साथ सारे बच्चे एक साथ मिलकर सारे बच्चे अपने अपने लेसन को रिपीट करते थे, जिसकी वजह से काफी शोरगुल क्रिएट होता था। और उसके अलावा व्हाइल द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग, तो बच्चे तो अपना लेसन लर्न करते थे तो उससे शोरगुल काफी क्रिएट होता रहता था। जबकि एम हैमेल उस दौरान क्या करते थे, व्हाइल द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ रैपिंग। रैपिंग मीन्स होता है किसी चीज को बार बार टाइप करना। तो व्हाइल द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग, उधर बच्चे तो लर्न कर रहे थे अपने लेसन, और सारे बच्चे एक साथ बोलने की वजह से, एक साथ अपने अपने लेसन रिपीट करने की वजह से काफी ज्यादा शोरगुल क्रिएट होता था। और जबकि एम हैमेल बच्चों को शांत करने के लिए अपनी जो रूलर थी उस रूलर को टाइप किया करते थे, रैपिंग किया करते थे द टेबल। कहां? टेबल पर, विथ हिज ग्रेट आयरन रूलर। अपनी उस ग्रेट आयरन रूलर से बच्चों को शांत करने के लिए वो टाइप किया करते थे। कहते होंगे बच्चों से कीप क्वाइट, बी साइलेंट, ताकि बच्चों का शोरगुल ज्यादा ना हो। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाई हैड द विलेजर कम टू स्कूल दैट डे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आखिर, भाई स्कूल तो बच्चों के लिए था, आखिर विलेजर स्कूल में क्यों आए थे, गांव के लोग स्कूल में क्यों आए थे उस दिन, और हाउ डिड दे लुक। एक क्वेश्चन इसी में और ऐड किया गया है कि गांव के लोग स्कूल में उस दिन क्यों आए थे, और उसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया कि हाउ डिड दे लुक, वो दिखते कैसे थे, उनके चेहरे के हाव भाव कैसे थे, किसके, उन विलेजर्स के और साथ साथ स्टूडेंट्स के। तो यहां कहा गया है द विलेजर हैड कम देयर,
उस दिन जो विलेजर्स थे, गांव वाले जो थे, वो स्कूल आए हुए थे टू थैंक एम हैमेल। और गांव वाले काहे के लिए आए थे? टू थैंक एम हैमेल। एम हैमेल को थैंक करने के लिए आए थे फॉर हिज सर्विस। काहे के लिए? एम हैमेल की जो सर्विस थी, 40 वर्षों का जो उनका क्लास के लिए या स्कूल के लिए जो भी उनका योगदान था, उस योगदान के लिए, एम हैमेल की सर्विस के लिए गांव के लोग उनको थैंक कहने के लिए आए थे। एक रीजन गांव वालों के आने का ये था। और दे आल्सो वांटेड टू शो, और वे ये भी चाहते थे टू शो, दर्शाना, देयर रेस्पेक्ट, मतलब ऐसा करके वो अपना रेस्पेक्ट पे करना चाहते थे, अपना रेस्पेक्ट दर्शाना चाहते थे टू द कंट्री। किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि वो लास्ट लेसन था और लास्ट लेसन के एक पंथ दो काज, मतलब आए थे वो कि एम हैमेल के लिए रेस्पेक्ट भी हो जाएगा और साथ साथ अपनी कंट्री की चाहत भी वो बयां कर पाएंगे अपनी प्रेजेंटी देकर क्लासरूम में। तो देयर रेस्पेक्ट टू द कंट्री, आए थे वो लोग कंट्री को अपना रेस्पेक्ट देने। एज देयर्स नो मोर, और क्यों आज रेस्पेक्ट देने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अब तक जो लैंग्वेज उनकी थी, अब तक जो कंट्री उनकी थी, अब उनकी नहीं रही थी। रीजन जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया तो बताया गया कि आखिर ऐसा क्यों था, क्योंकि वो कंट्री अब उनकी नहीं रही थी, वो दूसरे के हाथ में चली गई थी। और युद्ध के नतीजन या युद्ध के परिणाम स्वरूप अल्सास और लारेन दो ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे जो फ्रांस के हाथ से छिन गए थे या उन पर दूसरी कंट्री का कंट्रोल हो गया था। दे वर सॉरी दैट, और सबके चेहरों पे उदासी छाई हुई थी, मायूसी छाई हुई थी, सारे लोग गमगीन थे। रीजन क्या था? दे वर सॉरी, उन्हें दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इस बात का उनको मलाल था कि जब वक्त था स्कूल जाने का तब वो लोग स्कूल गए नहीं। और आज नौबत ये आ गई कि अगर अब चाहें भी तो भी वो अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लास्ट डे था। उस दिन के बाद से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जानी थी और स्कूल नो मोर। तो उनके चेहरों पे मायूसी इसीलिए छाई हुई थी क्योंकि जब वक्त था बचपन में स्कूल जाने का तब वो लोगों ने ज़्यादा दिनों तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, फ्रेंच लैंग्वेज कंप्लीट नहीं की थी, तो उसका गम था। और दे वर सिटिंग क्वाइटली, और पूछा गया तो वो कैसे दिख रहे थे? अब जब व्यक्ति गमगीन होता है, उदास होता है, गम में होता है तो एब्सोल्युटली वो चुपचाप बैठा होता है उदासी की मुद्रा में। तो दे वर सिटिंग क्वाइटली, वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट, एंड लुक्ड सैड, और सब बड़े उदास दिख रहे थे जो भी विलेजर्स आए हुए थे। तो ये तो रहा क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच, वो कौन, टेम्पटेड मीन्स होता है लालच या लालसा। तो व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच, वो कौन सी चीज थी जो फ्रेंच को टेम्प्ट कर रही थी, फ्रेंच को लालसा दिला रही थी टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से दूर रहे। भाई कोई चीज तो ऐसी थी जो टेम्प्ट कर रही थी फ्रेंच को कि वो बजाय स्कूल जाने के कहीं और वक्त बिता दे। तो कौन सी चीज थी जो टेम्प्ट कर रही थी, प्रलोभित कर रही थी या प्रलोभन दे रही थी फ्रेंच को कि वो स्कूल ना जाए? वो कौन सी चीज थी? तो कहा गया फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। एक रीजन तो ये था कि फ्रेंच को पता था, क्योंकि एम हैमेल जो कहते थे वो करते थे, तो फ्रेंच को पता था कि उस दिन जैसे ही वो स्कूल जाएगा एम हैमेल बच्चों से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, फ्रेंच जो था वो टेस्ट के लिए कतई तैयार नहीं था। ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर? अगर दूसरे टॉपिक पे होता तो वो चला जाता स्कूल, दूसरे टॉपिक से हो सकता उसको इतनी दिक्कत ना रही हो, लेकिन फ्रेंच किससे तो वो तौबा करता था। फ्रेंच पार्टिसिपल का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती थी। और आज एम हैमेल ने पहले बता दिया था कि हम टेस्ट लेंगे, किस पर टेस्ट लेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और किस पर? पार्टिसिपल्स पर। और पार्टिसिपल्स पर टेस्ट के लिए वो तैयार नहीं था दैट डे, उस दिन। और कौन सी चीज थी जो मना कर रही थी, हटाओ छोड़ो ना जाओ स्कूल, आओ मौज मस्ती करें? वो कौन सी चीज थी? द प्रसियन सोल्जर। ये जो प्रसियन सोल्जर्स थे, चूंकि अब अल्सास और लारेन पे जर्मन का कब्जा हो गया था, तो जो प्रसियन सोल्जर्स थे वर ड्रिलिंग, वो पूर्वाभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब होता है जो प्रैक्टिस करते हैं, मार्च पास्ट हुआ या तमाम तरह की ड्रिलिंग सैनिक करते हैं, सोल्जर करते हैं अपने आप को मेंटेन बनाए रखने के लिए। तो द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स होता है वही प्रैक्टिस करना।
तो द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द फील्ड, फील्ड में प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। एट द बैक ऑफ सामिल, कहां? सामिल के पीछे। तो सामिल चैप्टर में पढ़ाएगा तो आपको एक्सप्लेन किया गया विधिवत। सामिल जस्ट लाइक आप यूं कह लो लकड़ी चीरने उड़ने की जो मशीन होती है, फैक्ट्री होती है जहां पर फर्नीचर वर्नीचर बनाए जाते हैं लकड़ियों को काट चीर करके। तो सामिल के पीछे जो ग्राउंड था, उसी ग्राउंड में जो प्रशियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, और सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। तो एक तो ये चीज थी जो टेम्प्ट कर रही थी फ्रेंच को कि स्कूल जाने के बजाय स्कूल मस्त मिस कर दे तो पार्टिसिपल से भी छुटकारा मिल जाएगा, और साथ साथ लुत्फ उठाया जा सकता है किसका? प्रशियन सोल्जर की ड्रिलिंग को देखने का। और दूसरा क्या रीजन था? द बर्ड्स वर किरपिंग, जो बर्ड्स थी वो चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ वुड्स, पेड़ों पर कह लो या जंगल में पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे, दिन काफी सुहावना था। और दीज थिंग्स, और ये चीजें हैं, टेम्प्टेड हिम, जो उसको प्रलोभित कर रही थी टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कि वो स्कूल से दूर रहे, अर्थात स्कूल मिस कर दे, और अगर स्कूल मिस कर देगा तो वो इन सब चीजों का लुत्फ उठा पाएगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर पूछा गया है, हाउ डिड एम हैमेल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। अब ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ डिड एम हैमेल फील, एम हैमेल कैसा फील कर रहे थे, एंड बिहेव, और दूसरी चीज उन्होंने कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, किस दौरान? लास्ट लेसन के दौरान। तो चैप्टर में जैसा कि आपने पढ़ा है कि एम हैमेल वाज वेरी स्ट्रिक्ट मैन, वो काफी सख्त इंसान थे, और पढ़ाई लिखाई के साथ ढिलवाही में कतई कोई समझौता, डिसिप्लिन पर्सन थे, टाइम से आते थे, तो अब्सोल्युटली वो बच्चों को भी टाइट रखते थे कि वो टाइम से आए, टाइम से जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि ही वाज वेरी पंक्चुअल मैन। तो एम हैमेल वाज सॉलम एंड जेंटल, लेकिन उस दिन उनकी शख्सियत में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, देर से आने वाले बच्चों को पनिश करते थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे क्लास में, लेकिन उस दिन उनकी स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी क्लासरूम में। एम हैमेल वाज सॉलम एंड जेंटल, एम हैमेल जो थे, हाँ इतना जरूर था कि उनके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी, एंड जेंटल, और आज काफ़ी ज़्यादा काइंड लग रहे थे। ही सैट मोशनलेस, वो मोशनलेस मतलब होता है बिना कोई हरकत किए हुए। ही सैट मोशनलेस, मोशन मीन्स होता है मूवमेंट, और यहां लेस लगा दिया गया, अपोजिट बना दिया गया। तो ही सैट मोशनलेस इन हिज चेयर, वो चुपचाप स्टैच्यू की भांति बिना कोई शरीर में हरकत किए हुए या बिना किसी हरकत के चुपचाप अपनी चेयर में बैठे हुए थे। ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, किस दौरान? जिस दौरान बच्चों का राइटिंग लेसन चल रहा था, राइटिंग का पीरियड चल रहा था, उस दौरान एम हैमेल चुपचाप अपनी चेयर पे बैठे रहे बगैर किसी मूवमेंट के। परहैप्स, संभवतः, आखिर कोई तो रीजन होगा इसका। परहैप्स ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड, हो सकता है अपने माइंड में वो हर चीज़ों को ज्यों का त्यों बसा लेना चाहते हो, क्योंकि उस स्कूल के साथ उनकी यादें इतनी गहरी थीं कि हर एक चीज़ को मानो वो अपने मन में बसा लेना चाहते हो, जो जैसी है ठीक वैसी ही। एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो भी चीज़ स्कूल रूम में थी, मानो हर चीज़ को अपने मानस पटल पर हमेशा के लिए एक अमिट सी छाप बना लेना चाहते हो, क्योंकि इतना लगाव था स्कूल से उनको। 40 साल सेल्फलेसली उन्होंने अपनी सर्विस दी थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा था। श्योरली, निश्चित तौर पर, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, अब ये बताने की जरूरत नहीं, ये हाव भाव बयां कर रहे थे कि वास्तव में उनका हृदय काफी ज्यादा व्यथित था, उनका हार्ट ब्रोकन था। टू लीव इट ऑल आफ्टर 40 ईयर्स, 40 सालों बाद, उन 40 सालों में सेल्फलेसली जिस स्कूल को उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर पाला पोसा हो, उस स्कूल को एकदम से छोड़कर जाने में क्या हालत उनकी थी, ये हालत बताने की जरूरत नहीं थी, ये उनके हाव भाव बयां कर रहे थे कि कितना उनको दुख था, कितना उनको तकलीफ थी उस स्कूल को हमेशा छोड़कर जाने के लिए।
तो आप समझ गए होंगे कैसा बिहेव किया था एम हैमेल ने और कैसे वो दिख रहे थे। तो दिख बहुत सैड, सॉलम एंड काइंड दिख रहे थे और बिहेव उन्होंने कैसा किया, ठीक अपनी जो उनकी एक स्ट्रेटजी थी, जो उनका बिहेवियर था उससे बिल्कुल परे उन्होंने बिहेव किया था उस क्लास में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। इसी से रिलेटेड, इसी का लगभग मिलता जुलता एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें पूछा गया कि व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वो क्यों सिटिंग इन द क्लासरूम, वो क्यों बैठे हुए थे। गांव के जो भी एज्ड पर्सन रहे होंगे, सम्मानित गण थे, वो आखिर क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। तो एम हैमेल वाज टेकिंग द लास्ट क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन। जैसा कि आपको बताया गया कि उस दिन मिस्टर एम हैमेल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज की अंतिम क्लास ले रहे थे, क्योंकि उस दिन के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बैन था अल्सास और लारेन के स्कूलों में। तो एम हैमेल वाज टेकिंग द लास्ट लेसन ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन। उस दिन क्लास में अंतिम लेसन पढ़ा रहे थे। तो ये सिलेबस का अंतिम लेसन नहीं था, बल्कि उस स्कूल में फ्रेंच लेसन का वो लास्ट लेक्चर था, लास्ट डे था। उस दिन के बाद से उस स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई नहीं जानी थी। तो एम हैमेल वाज टेकिंग द क्लास, एम हैमेल क्लास ले रहे थे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन। किसकी? लास्ट फ्रेंच लेसन की। यहां पे लेसन को आप एज अ लेक्चर मानिए। दैट इज व्हाई, और यही रीजन था, एल्डर्स ऑफ द विलेज, जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग इन द क्लासरूम, वो भी आकर चुपचाप क्लासरूम में बैठे हुए थे, टू अटेंड इट, जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे उस पर उसको अटेंड करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए। और इट वाज डन, और ये काम सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था, नॉट ओनली टू पे रेस्पेक्ट टू एम हैमेल, ये काम जो बुजुर्गों ने किया था गांव के, वो केवल एम हैमेल को रेस्पेक्ट देने की खातिर ऐसा नहीं किया था उन्होंने, बल्कि बट टू पे रेस्पेक्ट टू देयर ओन लैंग्वेज। मतलब ऐसा करके वो एम हैमेल को तो रेस्पेक्ट देने आए ही आए थे, लेकिन केवल एम हैमेल को रेस्पेक्ट देने नहीं, बल्कि यहां पर यूं कह लो एक पंथ दो काज। वो आए थे तो एम हैमेल को रेस्पेक्ट भी वो दे रहे थे, और साथ साथ उनकी जो मदर टंग थी, जो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, जो आज लास्ट लेसन था, उस अपनी ओन लैंग्वेज को भी रेस्पेक्ट देने की खातिर वो अपनी प्रेजेंटी लगाने आए थे। या क्लासरूम में आकर बच्चों की तरह बैठकर वो न केवल एम हैमेल के प्रति बल्कि अपनी मदर टंग के प्रति भी रेस्पेक्ट जताने आए थे, और वो रेस्पेक्ट जता भी रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट हैड बीन पुट अप द बुलेटिन बोर्ड, आखिर बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुटअप किया गया था। तो चैप्टर में आपको बताया गया कि आज के ज़माने सोर्स ऑफ जो मीन्स ऑफ सोर्सेज हैं संचार के, तब इतने मॉडिफाइड नहीं थे। उस समय जो भी सूचनाएं देनी होती थी लोगों को, वो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू चस्पा कर दी जाती थी, और उन्हीं को पढ़कर लोगों में मैसेज चला जाता था। आज की तरह रेडियो, वीडियो और ये टीवी हुआ, न्यूज़पेपर हुए, ये सारी चीज़ें बहुत कम थी उस जमाने में, जबकि ये बात है। तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स बताया गया है कि पिछले 2 सालों से ऑल द बैड न्यूज, जितनी भी बुरी खबरें थीं, यहां पे बैड न्यूज इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्ल्ड वार के दौरान जब पिछले 2 सालों से जो अल्सास लारेन कह लो या फ्रेंच कह लो, उनको सिर्फ मुंह की खानी पड़ी थी जर्मन के हाथों। तो कहा गया कि पिछले 2 सालों से ऑल द बैड न्यूज, जितनी भी बैड न्यूज थी, हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। वो किसके थ्रू आई थी? वो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आई थी। अब दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, न्यूज चाहे गुड हो चाहे बैड हो, उनको प्राप्त करने का एक ही सोर्स होता था, जो कि था बुलेटिन बोर्ड। तो यहां कहा गया, लेकिन अब चूंकि इसको बहुत दूसरे तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कहा गया है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज थी वो सब सुनने को मिली थी किसके थ्रू? उस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड बना दिया जाता, और जो भी सूचनाएं होती हैं उसी में चस्पा कर दी जाती हैं, और लोग पढ़ पढ़ के उन सूचनाओं को एक कानों से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे तक पहुंच जाती हैं।
तो पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आई थी। और इतना ही नहीं, एन ऑर्डर हैड कम, एक आदेश आया था, एक ऑर्डर आया था फ्रॉम बर्लिन। यहां पे बर्लिन आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था। और बर्लिन आपको पता है, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो एक आदेश बर्लिन से आया था टू टीच ओनली जर्मन, और उस आदेश में क्या कहा गया था कि अब केवल अल्सास और लॉरेन, इन दोनों स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। देखिए ये वो 2 इंपॉर्टेंट सिटी हैं जिनको नेगोशिएट करना पड़ा था फ्रांस को। और क्यों? बिकॉज फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय जर्मन। तो स्कूल में अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में वो आदेश आया था, क्योंकि यही 2 वो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे जो जर्मन के हाथों में या जर्मन के अंडर चले गए थे। तो जर्मन ने भी डिसाइड किया था कि हम अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज पढ़वाएंगे कहाँ? अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, क्योंकि इस स्कूलों पे अब हमारा अधिकार है। तो वो आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में आज के बाद से कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस, और जर्मन्स के लोगों ने इस नोटिस बोर्ड को, इस मैसेज को, इस ऑर्डर को हैड पुट अप किया था, लगाया था। कहां? दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और इस नोटिस को, इस मैसेज को कह लो, इस ऑर्डर को उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे चस्पा कर दिया था, ताकि इसको पढ़कर ये मैसेज पूरे अल्सास और लॉरेन के वासियों तक चला जाएगा। आइए देखते हैं अगला आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल। भाई अमूमन तो माहौल कुछ और होता था, लेकिन उस दिन क्या नोटिस किया? नोटिस मतलब ध्यान देना या गौर करना। तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? फ्रेंच भी यहाँ कैपिटल लेटर से होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल, उस दिन फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो कि अनयूजुअल था, असाधारण था, अबाउट द स्कूल, किसके बारे में? स्कूल के बारे में। दैट डे, तो उस दिन स्कूल के बारे में कोई ऐसी चीज थी जो अनयूजुअल थी, जिसे नोटिस किया था फ्रेंच ने स्कूल पहुंचकर। तो वो कौन सी चीज थी जो अनयूजुअल थी, जिसे नोटिस किया फ्रेंच ने स्कूल पहुंचकर? आइए देखते हैं। फ्रेंच नोटिस्ड अनयूजुअल थिंग्स, फ्रेंच ने नोटिस किया कि कुछ चीजें हैं जो अनयूजुअल हैं, असामान्य हैं। दैट एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा क्यों लगा उसे कि चीजें अनयूजुअल हैं? क्योंकि अमूमन रोज जब स्कूल खुलता था बहुत ज्यादा अफरा तफरी और हो हल्ला का माहौल होता था, लेकिन उस दिन, लास्ट लेसन वाले दिन की बात की जा रही, लेकिन उस दिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो दैट एवरीथिंग वाज एज क्वाइट, हर चीजें चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट, हर चीज उतना खामोश, उतना शांत थी। एज संडे मॉर्निंग, मानो कि वो संडे मॉर्निंग हो। संडे की मॉर्निंग को ऐसी खामोशी होती थी, लेकिन कब? संडे की मॉर्निंग को। रीजन क्या है? संडे को स्कूल क्लोजिंग होते थे, बच्चे आते नहीं थे, और जब बच्चे नहीं आते थे तो शोरगुल का सवाल नहीं उठता। लेकिन उस दिन संडे ना होते हुए भी जब फ्रेंच पहुंचा स्कूल में, तो वहां का माहौल इतना सन्नाटा भरा था, इतना खामोश था कि मानो वो संडे की मॉर्निंग हो। यही चीज उसे अनयूजुअल लग रही थी। और इसके अलावा और कौन सी चीजें अनयूजुअल लग रही थी? There was no opening or closing of desk। जब स्कूल चलता था तो बच्चे स्कूल में आकर कोई अपनी डेस्क खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाजें बिल्कुल नहीं आ रही थी। जब पूरे स्कूल से ऐसी आवाजें आने लगती थी तो छोटी छोटी आवाजें आपस में मर्ज होकर काफी शोरगुल माहौल क्रिएट करती, लेकिन उस दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो डेस्क को क्लोज करने का ना ओपन करने की कोई आवाजें बिल्कुल आ नहीं रही थी। हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग क्वाइटली, उसे एक पल के लिए लगा कहीं ऐसा तो नहीं आज छुट्टी हो, लेकिन जब उसने देखा विंडो से तो पाया कि उसके जो भी क्लासमेट्स थे वो सब चुपचाप हाथ बांधे अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे। हिज क्लासमेट्स, अब आपको पता है क्लासमेट्स कौन होता? साथ पढ़ने वाले।
तो हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग क्वाइटली, उसके जो क्लासमेट थे वो चुपचाप बैठे हुए थे इन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी सीटों पे। उनके जो क्लासमेट थे वो सब अपनी अपनी सीटों पे चुपचाप बैठे हुए थे। जबकि एम हैमेल रोज अमूमन एम हैमेल मॉर्निंग में क्या करते थे, वो रैपिंग किया करते थे उस आयरन रूलर से। लेकिन आज एम हैमेल रूलर वाज अंडर हिज आर्म, आज एम हैमेल की वो जो रूलर थी जिससे बच्चों को पनिश करते थे, जिनसे बच्चों को देखते ही बच्चे खौफ खाते थे जिस रूलर से, आज वो रूलर रोज अमूमन उस रूलर से रैपिंग किया करते थे डेस्क पे। लेकिन आज वो रूलर कहाँ थी, अंडर हिज आर्म, आज वो रूलर उनकी बाह के नीचे दबी हुई थी। इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, बजाय उससे टेबल पर रैप किया करते थे। लेकिन आज बजाय रैपिंग के वो टेबल, वो जो रूलर थी वो उनकी बाह के नीचे दबी हुई थी। रीजन आपको पता है, रैपिंग क्यों करना पड़ता था, जब शोरगुल ज़्यादा होता था तो बच्चों को शांत करने के लिए रैपिंग की जरूरत पड़ती थी। आज शोरगुल बिल्कुल था नहीं, खामोशी सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए आज उनको आयरन रूलर से टैपिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। तो वो रूलर जो थी उनकी बाह के नीचे थी और एम हैमेल अप डाउन टहल रहे थे क्लासरूम में। तो माहौल कुल मिला के बहुत ही खामोशी और सन्नाटा भरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज ओपनिंग डे है, ऐसा लग रहा था जैसे आज स्कूल क्लोजिंग डे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाउ डिड एम हैमेल बिहेव, एम हैमेल ने कैसा बिहेव किया एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड, जब अंतिम पाठ, अंतिम चैप्टर खत्म हुआ, लास्ट लेसन खत्म हुआ फ्रेंच लैंग्वेज का, उस दिन एम हैमेल ने कैसा बिहेव किया। तो ये बताने की जरूरत नहीं, उस दिन उनका हृदय काफी द्रवित था, काफी दुखी थे। तो व्हेन द लास्ट लेसन वाज ओवर, जब लास्ट लेसन ओवर हुआ, लास्ट लेसन मतलब उस दिन फ्रेंच पढ़ा के फ्रेंच बंद कर दी जानी थी, तो जब उस दिन स्कूल ओवर हुआ होगा, कहने का मतलब व्हेन द लास्ट लेसन वाज ओवर, जब फ्रेंच लैंग्वेज का उस दिन का लास्ट लेसन जो है, लास्ट लेक्चर जब वो ओवर हुआ, खत्म हुआ, एम हैमेल लुक्ड वेरी पैल, पैल मीन्स होता पीलापन। रोज तो उनके चेहरे पे ग्लो होती थी, चमक होती थी, लेकिन आज मुरझाया हुआ था उनका चेहरा। एम हैमेल लुक्ड वेरी पैल, बहुत उदास, बहुत ही हताश उनके चेहरे पर दिख रहे थे, चेहरे पे पीलापन छाया हुआ था। एंड टॉल, वैसे तो क्या आज लंबाई बढ़ी नहीं थी, लेकिन इतने दुबले, इतने लंबे नजर आ रहे थे और चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था, मानो एक दिन में ही वो दुबले हो गए हों, चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई हो। ही वॉन्टेड टू से सम पार्टिंग वर्ड्स, और क्या था, वो कुछ कहना चाहते थे। पार्टिंग वर्ड्स मीन्स होता है कि ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं किसी से अलग होने के लिए, जैसे अमूमन हम बोलते हैं गुड नाइट, हम बोलते हैं बाय, तो ये वर्ड कैसे हैं, पार्टिंग वर्ड। तो एम हैमेल भी कुछ पार्टिंग वर्ड्स कहना चाहते थे, बच्चों से कुछ कहना चाहते थे पार्टिंग वर्ड्स, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। ही वॉज सो फुल ऑफ इमोशन, इतना इमोशन फील कर रहे थे, या इतना वो अपने आप को इमोशनल फील कर रहे थे कि मुंह से लफ्ज उनके निकल नहीं रहे थे। बट समथिंग चोक, चाहते थे कुछ कहना बच्चों से पार्टिंग वर्ड्स के तौर पे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कोई चीज ऐसी थी मानो उनके गले को चोक कर दिया हो। शब्द थे जो जुबां पे आने को तरस रहे थे, जुबां पे शब्द आ नहीं रहे थे। ये सारी चीजें किसकी वजह से थी, ये सारी चीजें थी उनके इमोशनल होने की वजह से, इतना ज्यादा वो आज इमोशनल फील कर रहे थे। तो कोई चीज थी, कहना तो चाहते थे अंदर से पार्टिंग वर्ड, लेकिन मानो कोई चीज थी जो उनके गले को चोक किए हुए थी। देन ही रोट, और जब जुबान ने साथ न दिया तो उन्होंने लिख कर अपनी फीलिंग को बयां किया। क्या किया एम हैमेल ने, देन ही रोट, उसके बाद उन्होंने लिखा, और लिखा क्या, विव ला फ्रांस, क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे या फ्रांस की जय हो। तो क्योंकि जुबान तो साथ दे नहीं रही थी उनकी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फीलिंग को
राइटिंग के थ्रू बयां करने का प्रयास किया। और उन्होंने बोर्ड पे लिखा क्या? विव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये चीजें कहां लिखी उन्होंने? ब्लैक बोर्ड पे विथ अ पीस ऑफ चाक। काहे से? एक चाक उठाई और उसी चाक के पीस से खूब बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा क्या? विव ला फ्रांस। मानो वो कहना चाहते हो कि फ्रांस का हिस्सा भले हम नहीं रहे अल्सास और लॉरेन, लेकिन फ्रांस अमर था, अमर है और अमर रहेगा। यह दिखाता है कि वो कितने पैट्रियोटिक फीलिंग वाले पर्सन थे। ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक। ब्लैक बोर्ड पे चाक के एक पीस से उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद का आलम यह था, देन, यहां पे एक्चुअली बेटा देन होना चाहिए, द लिखा है, लेकिन होना क्या चाहिए? देन। देन लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। आंखें डबडबाई, और अब उनकी ये हालत ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों से मुखातिब हो सके, बच्चों का सामना कर पाए, क्योंकि आंखें डबडबाई हुई थी आंसुओं से। और इस चेहरे के साथ एक टीचर होने के नाते वो बच्चों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए देन लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उन्होंने अपना सर सटा लिया दीवार में, और बैक किसकी ओर थी? बच्चों की ओर। अगेंस्ट द वॉल, अपना सर दीवार के अगेंस्ट सटा लिया। आफ्टर दैट ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर मीन्स होता इशारों से, क्योंकि नजरें तो उधर कर नहीं सकते थे बच्चों की तरफ, न बच्चों का सामना कर सकते थे उस चेहरे के साथ, डबडबाई हुई आंसुओं के साथ, या यूं कह लो बहते हुए आंसुओं के साथ। टीचर होने के नाते वो बच्चों का सामना नहीं कर सकते थे। एज अ रिजल्ट चेहरा तो दीवार की तरफ था। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही मेड अ गेस्चर। हाथों से मानो उन्होंने इशारा करके कहा हो टू द स्टूडेंट। किससे? स्टूडेंट से। हाथों के इशारे से मानो कहा हो विथ हिज हैंड। किससे? अपने हाथ से। टू परमिट देम टू गो। मानो हाथों से वो कहना चाहते हो, आप क्यों बैठे हो भाई, घर जाओ, आज से हमारा तुम्हारा नाता खत्म हुआ, क्योंकि मैं फ्रेंच टीचर हूं, जर्मन मुझे आती नहीं है, और हमारा तुम्हारा नाता आज तक ही रहा। मानो ये कहना चाहते हो हाथों से कि अब क्यों बैठे हो, और बच्चों को मानो वो हाथों से इशारा करके परमिट करना चाहते हो, आदेश देना चाहते हो टू गो। क्यों? जाने के लिए। क्यों? एज द स्कूल वाज ओवर। मानो वो कहना चाहते हो अब क्यों बैठे हो भैया, अब जाओ, हमारा तुम्हारा नाता खत्म हुआ, स्कूल ओवर हुआ, अब क्यों बैठे हो। लेकिन ये चीज वो अपने चेहरे से, अपनी जुबान से कह पाने में असमर्थ थे, और ये हाव भाव वो अपने गेस्चर के साथ बच्चों को बता रहे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ हैड फ्रेंच होप्ड टू गेट टू हिज डेस्क। फ्रेंच अपनी डेस्क पर कैसे पहुंचने की उम्मीद करता था। मतलब जब देर हो गई थी ना, तो उसने रास्ते में प्लान बनाया था कि किस प्लान के थ्रू वो चुपचाप अपनी सीट पर पहुंच जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, हाउ हैड फ्रेंच होप्ड। फ्रेंच को क्या उम्मीद थी टू गेट टू हिज डेस्क, कैसे वो अपनी डेस्क तक पहुंचेगा, अपने प्लेस तक। और व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई, उसके लिए वो क्या करेगा और क्यों करेगा। मतलब रास्ते में क्या प्लान बनाया था कि कैसे वो अपनी प्लेस पर पहुंचेगा क्लासरूम में। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंच हैड होप्ड, फ्रेंच को उम्मीद थी, आशा थी, टू गेट टू हिज डेस्क, कि वो अपनी डेस्क तक पहुंच जाएगा। अनसीन, अनसीन मतलब बगैर किसी के नोटिस किए हुए, ड्यूरिंग द कमोशन। कमोशन मीन्स होता है वही अफरा तफरी। प्लान क्या बनाया था, क्योंकि अमूमन फ्रेंच को पता था कि सुबह पहुंचूंगा, पूरे स्कूल में अफरा तफरी होगी, हो हल्ला मच रहा होगा, तो उसे उसी शोर शराबे पर निर्भर था वो, कि उसी शोर शराबे के बीच वो चुपचाप नजरें मिला के, या यूं कह लो नजरें बचा के, सॉरी नजरें मिला के नहीं बल्कि नजरें बचा के चुपचाप वो अपनी डेस्क तक पहुंच जाएगा। और नजरें एक बंदे से बचानी है, किससे? एम हैमेल से। बट दैट डे, लेकिन उस दिन मानो किस्मत ही खराब थी। बट दैट डे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो चुपचाप पहुंच जाए अपनी सीट पे। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज वेरी क्वाइट सो, लेकिन उस दिन माहौल इतना खामोश था कि सीट पर
अफरा तफरी के बीच पहुंचना फ्रेंच के लिए पॉसिबल नहीं था। सो फ्रेंच हैड टू ओपन, इसलिए फ्रेंच को दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा उड़े हुए थे क्लासरूम के, इसलिए फ्रेंच हैड टू ओपन, फ्रेंच को ओपन करना पड़ा डोर, द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होना पड़ा। ही ब्लस्ड, और वो काफी शर्मिंदित था, काफी खिसियाया हुआ था, मानो उसके अंतरात्मा कह रही थी कि धरती फट जाए मैं समा जाऊं। इतना ज्यादा शर्मिंदित था क्योंकि डर था एमएमएल का कि अभी तो डांट पड़ेगी पहले देर से आने की खातिर, और फिर अभी दूसरा राउंड फिर होगा, काहे का, पार्टिसिपल्स का, और पता लगे एक तो पढ़ना लिखना ना आता हो और देर सवेर चले आ रहे हो, तब तो फिर सोने पे सुहागे हो जाए। ही ब्लस्ड, वो काफी शर्मिंदित था, एज ही वॉज लेट, क्यों, क्योंकि वो लेट था। ही वॉज फ्राइटेंड, और इसके अलावा वो भयभीत था, डरा हुआ था, दैट द टीचर माइट रिब्यूक हिम, वो डरा हुआ था कि टीचर उसे रिब्यूक करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। बट, लेकिन उस दिन तो सब चीज अजबे अजब थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल अपने बिहेव से इतर बिहेव कर रहे थे एमएमएल। उसको उम्मीद तो थी पहुंचते ही अभी दौड़ पड़ेंगे, डांट कर, खौखा के, आंखें बड़ी बड़ी करके, दांत पीस के एमएमएल फटकार लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट एमएमएल, लेकिन किस्मत अच्छी थी उस दिन बंदे की, बट एमएमएल स्पोक काइंडली, बड़े ही प्यार से, ऐसा लगा एमएमएल को कि दूरदर्शन नहीं बीबीसी लंदन पकड़ लिया हो चैनल। हैमेल स्पोक काइंडली, बड़ी काइंडली हैमेल ने कहा टू हिम दैट डे, जो कुछ भी कहा वैसे कहा था, हैमेल फ्रेंड काफी लेट हो गए, चलो फटाफट आ जाओ, तब हम अपना इस चैप्टर स्टार्ट करते। तो फ्रेंच को उम्मीद तो ये थी कि काफी डांट पड़ेगी देर से जाने के लिए और काफी क्रोधित होंगे एमएमएल, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था, इतना इमोशनल थे एमएमएल कि उस दिन उनके व्यवहार में भी बिल्कुल तब्दीली आई हुई थी और बहुत ही काइंडली बिहेव कर रहे थे हर स्टूडेंट से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बेटा आप ये लॉन्ग आंसर हैं क्योंकि 60 आंसर हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। तो लॉन्ग आंसर दो हैं। पहला लॉन्ग आंसर है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लिटिल बॉय फ्रेंच। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटिल बॉय जो फ्रेंच था, जो कि नरेटर है इस चैप्टर का, चूंकि राइटर तो यहाँ अल्फोंस ड्यूडेट हैं, लेकिन नरेट करने वाला, और नरेटर आपको पता है कि जो कहानी बयां करता है वो नरेटर होता, और इस कहानी को खुद उस लड़के ने, फ्रेंच ने नरेट किया है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि नरेटर कौन है, फ्रेंच। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये फ्रेंच है, ये आपका नरेटर है। अब ये इत्तेफाक ही है कि वो फ्रेंच बिलोंग कहाँ से करता था, फ्रांस से, तो फ्रेंच जो है वो नरेटर है और फ्रांस जो है वो कंट्री है। तो यहां कहा गया राइट अ कैरेक्टर स्केच, आपको एक चरित्र चित्रण देना है किसका, लिटिल बॉय फ्रेंच का, कि फ्रेंच किस तरह का बच्चा था। तो आइए देखते हैं। फ्रेंच वाज अ यंग स्कूल बॉय, फ्रेंच जो था वो एक टीनेजर स्कूल बॉय था, या यूं कह लो एक छोटा सा बच्चा था स्कूल जाने वाला। हु वाज स्टडीइंग, जो स्टडी कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहा था, इन अ स्कूल, कहाँ, एक स्कूल में, एट एल्सास, कहाँ के स्कूल में, एल्सास के स्कूल में। और दो ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सास और लॉरेन, जो किसके अंडर में चले गए थे, जर्मन के हाथों में, और ये थे एक्चुअली किसके, फ्रांस का हिस्सा थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो थे एक्चुअली फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा तो अपने ये दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट गंवाने पड़े थे फ्रांस को। तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हैमेल, ये जो लिटिल फ्रेंच है ये एक्चुअली एक स्टूडेंट था किसका, एम हैमेल का। मतलब यूं कह लो एम हैमेल की निगरानी में वो स्टडी करता था उस स्कूल में जिसमें एम हैमेल पढ़ाते थे। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और ये जो फ्रेंच है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों, ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन,
ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसका बहुत ही या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रेंच है। और क्यों? बिकॉज होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिम, क्योंकि ये पूरी कहानी फ्रेंच के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। रिटन बाई अल्फॉन्स ड्यूडेट, जिसे लिखा किसने है? अल्फॉन्स ड्यूडेट ने। तो पहली हेडिंग देखते हैं, नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का नरेटर कौन? तो वैसे तो पीछे बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे एज अ हेडिंग डाल के आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे। तो पहली हेडिंग यहाँ बनती है आपकी नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी को वर्णन करता। तो फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी को कौन नरेट करता है, कौन व्याख्यानकित करता है, कौन वर्णित करता है? तो वो वर्णित करता है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम फ्रेंच है। ही वॉज अ लेजी बॉय, वो काफी आलसी बच्चा था। इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, लेकिन लेजीनेस के बावजूद ही वॉज अ सेंसिटिव, मतलब ये एक गुड क्वालिटी है। भाई हर इंसान में बुराइयां होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंसान ऐसा है जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छाइयां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को बेहतर बनाती। तो एक तौर पर में कोई दो राय नहीं कि ही वाज लेजी, वो काफी आलसी बच्चा था, लेकिन फिर भी एक गुड क्वालिटी थी उसमें। क्या? कि ही वाज अ सेंसिटिव नेचर, काफी संवेदी प्रकृति का, इमोशनल बच्चा था। कौन? फ्रेंच। वन डे, और जिसका नजारा आगे आपको देखने को मिलेगा। वन डे, एक दिन, ही केम टू नो, एक दिन उसे पता चला, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एक दिन उसे पता चला कि आज जो स्टडी कर रहा है ये उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, इसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ नहीं पाएगा आगे से। द एम हैमेल, और जो एम हैमेल थे, वुड टीच देम, उसे पता चला कि जो आज एम हैमेल उसे पढ़ा रहे हैं ये उसकी मदर टंग का लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेसन है। तो वो काफी सैड फील करता है। अगली हेडिंग है एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। वो ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ब्राइट फ्यूचर ब्रिलियंट माइंडेड स्टूडेंट था ना, आप यही कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी डल। वो डल भी नहीं था, हाँ एट एन एवरेज स्टूडेंट था। फ्रेंच इज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसमें कोई दो राय नहीं, कहते हुए मुझे कोई कुरेद नहीं कि ही वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ही वॉज एन एवरेज इन स्टडी, ही वॉज एवरेज इन स्टडीज, पढ़ाई लिखाई में वो एक साधारण सा था, एवरेज बच्चा था। एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स, और क्यों हमने उसको एवरेज कहा है? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स को तैयार नहीं किया था, जो कि एक टॉपिक होता है। तो उसने पार्टिसिपल्स तैयार नहीं किया था, which was supposed to do, जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही थी कि उसे तैयार करना। क्योंकि एम हैमेल ने वर्क दिया था पार्टिसिपल तैयार करने, वो उसे तैयार करना चाहिए था, लेकिन उसने तैयार क्यों नहीं किया? क्योंकि होता क्या कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो पार्टिसिपल्स वैसे भी उससे नहीं आते थे, और पार्टिसिपल्स टीचर ने कहा था पढ़ के आना, तो उसने पढ़ा ही नहीं था, यूं कह लो तैयार नहीं किया था जैसा, लेकिन उसे करना चाहिए था। अगली हेडिंग है अ फियरफुल स्टूडेंट। एक फियरफुल स्टूडेंट, ये दिखाता है कि वो स्टूडेंट जो था वो काफी फियरफुल था, डरपोक बच्चा था, रेस्पेक्ट करता था। एम हैमेल जब डांटते थे, पनिश करते थे, तो चुपचाप उस पनिशमेंट को सह लेता था। तो अ फियरफुल स्टूडेंट, एक फियरफुल स्टूडेंट वो था। फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ एम हैमेल, फ्रेंच जो था वो हमेशा डरा रहता था, किससे? एम हैमेल से। और आपके जीवन में भी कोई ना कोई टीचर जरूर मिला होगा ऐसा खूंखार, जिसे देखते ही आपकी रूह कांप जाया करती होगी। आज भी आप बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई टीचर ऐसा जरूर आपकी लाइफ में आया होगा जिसे देखते ही आप खौफ खा जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। चलिए, फ्रेंच के लिए भी उनके टीचर थे एम हैमेल, देखते ही अंदर से रूह कांप जाती थी। हम भी मिली, हमको भी, ऐसा नहीं कि हम इस दवा से महरूम हैं, मिली है बचपन में हमें भी। फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ एम हैमेल, फ्रेंच
डरा हुआ रहता था, भयभीत रहता था। किससे? एम हैमेल से। When he was asked to talk about participles, और जब उससे पार्टिसिपल्स पर रूल्स सुनाने को कहा गया एम हैमेल के द्वारा, his heart throbbed, उसका हृदय इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो गले में आया जा रहा, हृदय मानो गले में आया जा रहा, इतना भयभीत था वो। अलॉट, उसका हृदय बड़ी जोरों से धड़धड़ाने लगा, धड़कने लगा मारे डर के। और when he was late, और जब वो लेट था, then also he thought, तब भी उसने सोचा that he would be punished, कि आज तो कुटैया होगी, आज तो वो जो ग्रेट आयरन रूलर है उसका प्रहार सहना पड़ेगा। तो ये चीजें बयां करती हैं कि ही वॉज अ फियरफुल स्टूडेंट, काफी डरपोक कह लो या काफी डरने वाला बच्चा था। और किसी से डरता हो ना डरता हो भगवान जाने, लेकिन एम हैमेल से उसकी रूह कांपती थी। अगली हेडिंग है गुड एट हार्ट, मतलब ये उसकी गुड क्वालिटी है, अच्छाई है कि हृदय से काफी वो अच्छा था। कैसे पता चला कि हृदय से काफी अच्छा था? कि फ्रेंच वाज गुड एट हार्ट, मतलब हृदय से बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर, भले ही टीचर खूब कुटैया करते हों लेकिन वो टीचर को रेस्पेक्ट हमेशा देता था। एम हैमेल जो थे बहुत पनिश करते थे, पंक्चुअल थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो कई बार पनिशमेंट के दायरे में गुजरा होगा फ्रेंच, लेकिन फिर भी पनिशमेंट की वजह से रेस्पेक्ट में कभी कमी आने नहीं दी फ्रेंच ने। ही रेस्पेक्टेड हिज टीचर, वो अपने टीचर को बहुत रेस्पेक्ट करता था। और इवन ही फेल्ट गिल्टी, और यहां तक कि वो अपने आप को गिल्टी फील करता है फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन स्टडीज। जब वो सुनता है एम हैमेल के द्वारा कि ये लास्ट लेसन है, तो वो अंदर से अपने आप में उसे बहुत पछतावा होता है। वो खुद में गिल्टी फील करता है कि जब वक्त था तब पढ़ाई कर लेता तो आज शायद ये नौबत ना आती। अगला है चेंज इन ओपिनियन, कैसे उसके दृष्टिकोण में बदलाव आता है या उसके दृष्टिकोण में कैसे एक बदलाव आता है। तो फ्रेंच वाज नो मोर केयरलेस नाउ, तो पहले तो वो काफी केयरलेस हुआ करता था जब पढ़ाई के दिन थे, या आज की ये जो लास्ट लेसन की क्लास है, इस क्लास के पहले वो स्टडी के प्रति काफी केयरलेस रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। फ्रेंच वाज नो मोर केयरलेस नाउ, अब वो पहले जैसा केयरलेस लापरवाह नहीं रह गया था। ही कुड ईजली अंडरस्टूड, और जब उसने गौर से पढ़ा तो एम हैमेल की एक एक बात उसे समझ में आई। ही कुड ईजली अंडरस्टूड, अब वो ईजली समझ सकता था द बुक्स, किसको? उन बुक्स में लिखी गई बातों को, बुक्स में लिखे गए रूल्स को अब वो आसानी से समझ पा रहा था। व्हिच ही कंसीडर्ड न्यूसेंस, न्यूसेंस एक वर्ड यहां है, काजिंग पेन, जो कि अब तक जिसे वो न्यूसेंस समझता था, पीड़ादायक समझता था, लेकिन अब वही चीजें उसे काफी इजीली समझ में आने लगी थी। रीजन ये था कि अब उसने खुद उन चीजों को समझने का प्रयास किया था। ही रियलाइज्ड दैट, और वो ये चीज भी महसूस करता है दैट फ्रेंच वाज सो इजी, अब तक तो बड़ी कठिन लगती थी, आधी चीजें ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन अब जब उसने इंटेंटली चीजों को समझा, गौर किया, तब उसे समझ में आया कि कितनी इजी है फ्रेंच लैंग्वेज। ही रियलाइज दैट फ्रेंच वाज सो इजी, उसने महसूस किया कि फ्रेंच जो है इतनी इजी है। लर्न, काहे के लिए? कि एनीबडी कैन लर्न इट, कोई भी व्यक्ति इसे लर्न कर सकता है। बट ही नेवर पेड अटेंशन, लेकिन अब वो अपने आप से पछता रहा था कि कितनी दुख की बात है कि इतनी इजी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग फ्रेंच इतनी इजी लैंग्वेज होने के बावजूद, बट ही नेवर पेड, ये उसकी गलती है कि कभी उसने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया टुवार्ड्स हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के प्रति। और अगर अटेंशन देता, ध्यान देता, तो शायद फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बहुत आसान था। ये बात उसे पता चली, लेकिन कब? लास्ट में, जब फ्रेंच लैंग्वेज उसके हाथ से, उसके कंट्री से कह लो या उसके
सिटी से जाने वाली थी, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट से जब वो लैंग्वेज छीनी जा रही थी, अब उसे उस लैंग्वेज की वैल्यू का पता चलता। आइए एक और लॉन्ग आंसर देख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हम ओवर करते हैं। दूसरा लॉन्ग आंसर बेटा फिर पूछा गया है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हैमेल, आप कैसा इंप्रेशन पाते हैं फ्रॉम एम हैमेल्स ऑन द बेसिक ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। मतलब ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, चैप्टर है लास्ट लेसन, इसका क्या इंप्रेशन आप महसूस करते हैं कि एम हैमेल का इसका पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, या इसका क्या इंप्रेशन पड़ा किस पर, एम हैमेल पर। तो यहां कहा गया है एम हैमेल का एक प्रकार से कैरेक्टर बयां किया गया है। तो एम हैमेल इज एन एक्सपीरियंस टीचर। तो एक तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, टैलेंटेड थे और एक्सपीरियंस टीचर थे। भाई 40 सालों तक समय बिताया था, और 40 साल एक जगह बिताना कोई कम नहीं होता, ड्यूरेशन ये कम नहीं होती। तो एम हैमेल इज एन एक्सपीरियंस टीचर। एम हैमेल काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभवी टीचर हैं। हु हैज़ बीन टीचिंग, जो टीच कर रहे थे, पढ़ा रहे थे इन दैट विलेज स्कूल, उस गांव के स्कूल में। किस गांव का स्कूल था? वो अल्सास का स्कूल था जिसमें एम हैमेल पढ़ा रहे थे फॉर 40 ईयर्स। ये है ड्यूरेशन 40 सालों से। और ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन। इम्पार्ट मीन्स होता है टू प्रोवाइड। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन, वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। प्राइमरी एजुकेशन मतलब जैसे प्राइमरी में एक टीचर होता, वो सारी विषय पढ़ा लेता है। तो ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन, वो प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, प्रोवाइड करते थे इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब हर विषय वो बच्चों को खुद ही पढ़ा देते थे। या यूं कह लो ऐसा पॉसिबल भी है प्राइमरी की सारी सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाने में सक्षम होता, लेकिन हायर लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर मैथ में अगर अच्छा तो ये जरूरी नहीं कि वो केमिस्ट्री इंग्लिश में उतना अच्छा होगा, और जो केमिस्ट्री में अच्छा होगा जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में अच्छा हो। तो एक टीचर के लिए सारी पढ़ाई या हर सब्जेक्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है हायर क्लास में, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में ये पॉसिबल है। तो प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट, प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करते थे, सारी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, वो काफ़ी हार्ड टास्क मास्टर थे, वो कभी हिम्मत नहीं हारने वाले थे। एंड स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंच, और उनके जो स्टूडेंट्स थे लाइक फ्रेंच, किसके समान? फ्रेंच की तरह के। हु आर नॉट गुड लर्नर, जो कि कतई अच्छे लर्नर नहीं है। आर इन ग्रेट ड्रेड, वो काफी भयभीत रहते थे। भाई होता क्या है कि टीचर कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन एक चीज है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, टीचर का रवैया उस बच्चे के प्रति कतई बुरा नहीं हो सकता। इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। टीचर से बच्चे डरते कौन हैं? जो या तो एवरेज होते हैं या कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे ही टीचर से डरते हैं। तो वो अपने काम में काफी रुचि दिखाते थे, हार्ड टास्क वर्कर थे, मास्टर थे। और उनके जो स्टूडेंट थे किसकी तरह के? जस्ट लाइक फ्रेंच की तरह के जो स्टूडेंट थे, जो कि अच्छे लर्नर नहीं थे, वो हमेशा डरते रहते थे ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिम, कि उनके द्वारा, एम हैमेल के द्वारा उनको डांट पड़ेगी। इस चीज से फ्रेंच जैसे स्टूडेंट जो गुड लर्नर नहीं होते थे, ऐसे बच्चे उनसे हमेशा डरते रहते थे। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रशियन कंक्वायरर्स, तो जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था किसका? प्रशियन कंक्वायरर्स। कंक्वायरर्स मीन्स होता विजेता या शासन करने वाले। तो जो लेटेस्ट ऑर्डर आया था किसका? प्रशियन कंक्वायरर्स का। अपसेट्स हिम, उस ऑर्डर ने उनको काफी ज्यादा अपसेट कर दिया था। ही हैज टू लीव द प्लेस, अब उस ऑर्डर के अंतर्गत मिस्टर हैमेल को अल्सास वो स्थान छोड़कर जाना ही जाना था। ही हैज टू लीव द प्लेस, उस ऑर्डर की वजह से उनको प्लेस वो छोड़ना पड़ा फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, और उनके हृदय को भी काफी चोट हुई उस ऑर्डर से, या उनका दिल टूट गया उस आदेश से। ही हैज द करेज, उसके बावजूद उनके अंदर वो करेज था टू हेयर ऑल बैड न्यूज। कहते ना
कि उनके अंदर हर बैड से बैड न्यूज सुनने का मादा था। वो ऐसे इंसान थे जो आसानी से टूटने वाले नहीं थे। अगली हेडिंग है हिज लास्ट डे परफॉर्मेंस। उनके अंतिम दिन का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एम हैमेल का बाकी परफॉर्मेंस की बात नहीं, लेकिन लास्ट डे का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। तो हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, वो जो लास्ट लेसन चल रहा था उस दौरान का उनका जो परफॉर्मेंस था, इज प्रेज वर्दी, वो प्रशंसा के काबिल है। उनका जो लास्ट डे परफॉर्मेंस था वो प्रशंसा के काबिल है, प्रशंसनीय है। ही इज काइंड इवन अ लेट कमर। क्यों प्रशंसा के काबिल है? क्योंकि उस दिन वो उस बच्चे के प्रति भी काफी काइंडनेस दिखाई उन्होंने, जो कि लेट कमर था। लेट कमर का मतलब देर से आने वाले बच्चे के प्रति भी उन्होंने विनम्रता दिखाई उस दिन। लाइक फ्रेंड, किसकी तरह? लेट कमर अर्थात फ्रेंच जैसे बच्चे के प्रति भी उन्होंने काफी विनम्रता दिखाई उस दिन। और ही यूजेज अ सॉलम एंड जेंटल टोन, बड़ी ही गंभीर और जेंटल टोन में उन्होंने बच्चे के साथ बिहेव किया था, बात की थी। वैसे तो अमूमन उनकी टोन में काफी स्ट्रिक्टनेस होती थी, लेकिन उस दिन बड़ी जेंटल और सालम टोन में उन्होंने बात की। किसके साथ? फ्रेंच के साथ। व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट, काफी विनम्रता से उस दिन वो बच्चों से बातचीत कर रहे थे। बच्चों को एड्रेस करते हुए उन्होंने उस दिन काफी शालीनता दिखा रहे थे या काफी शालीनता दिखाई थी। और ही हैज अ लॉजिकल माइंड, तार्किक माइंड दिखा रहे थे, तार्किक माइंड, एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशन। और उस दिन जो भी, वैसे तो अमूमन दिनों में क्या होता था, जब पढ़ाने का मन नहीं होता टीचर का तो 20 बहाने, बैठो, ये नहीं आता तुमको, स्टूपिड, दुनिया भर के नाटक। लेकिन उस दिन वो क्या था, छोटी से छोटी समस्याओं को भी एनालाइज करते थे और उनको सॉल्यूशन, उनको बच्चों को या उन समस्याओं का सॉल्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे। यूं कह लो कि उस दिन वो भी उतर आए थे कि आज की पढ़ाई बच्चे जीवन भर याद रखेंगे, ऐसा पढ़ा के जाऊंगा, ऐसा करके जाऊंगा जिसे बच्चे जीवन भर याद रखें। उस दिन वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी एनालाइज करते थे और उसका सॉल्यूशन बच्चों को कराते थे। चलिए आगे देखते हैं अगली हेडिंग, अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा वार्ताकार। हैमेल नोज, हैमेल ये बात जानते हैं, द इमोशनल होल्ड, इमोशनल होल्ड मीन्स होता है कि कैसे किसी व्यक्ति को संवेदक तौर पे जोड़ा जा सकता है संवेदनाओं के आधार पर, कि द इमोशनल होल्ड ऑफ अ एवरीथिंग, कि कैसे हर चीजों को इमोशनली एक में कनेक्ट किया जा सकता है ओवर इट्स यूजर, कि कैसे लोगों को इमोशन के तौर पे एकत्रित किया जा सकता है, किस पर? उसके यूजर पे। मतलब कोई सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे यूजर पे उसका इमोशनल प्रभाव डाला जा सकता है, ये बात अच्छी तरह पता थी। किसको? एम हैमेल को। और इसके अलावा ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, वो काफी अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेटर मीन्स होता है वार्ताकार, यूं कह लो कि अपनी बातचीत को एक दूसरे के संवाद तक पहुंचाना, संवाद करता जिसको बोल सकते हैं आप। ही इज अ गुड कम्युनिकेटर एंड एक्सप्लेन्स, और वो एक अच्छे संवादकर्ता तो ही हैं, साथ साथ एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, वो हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं पेशेंसली, बड़े धैर्य के साथ। होता क्या है कि किसी किसी का व्यवहार होता, एक बार बताता, 2 बार बताता, तीसरी बार गुस्सा करने लगता, लेकिन मिस्टर एम हैमेल के अंदर वो पेशेंस था कि एक बात को चाहे 50 बार पूछा जाए वो बताने का मादा रखते थे। एवरीथिंग पेशेंसली, हर चीज को बड़े धैर्य के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और पार्टिंग्स आर पेनफुल, लेकिन उनके लिए जो पार्टिंग्स होती है, बच्चों से जो जुदाई होती है, वो काफी पेनफुल होती है। एंड बीइंग अ ह्यूमन, एम हैमेल्स टू इज नो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन। तो एंड बीइंग अ ह्यूमन, किसी भी इंसान के लिए जुदाई जो होती है वो किसी
विरह से या किसी दुख से, किसी दर्द से, पीड़ा से कम नहीं होती। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। और जो चीज सब पे लागू होती है, जरूरी नहीं कि एम हैमेल भी आखिर थे तो एक इंसान ही, कोई वो अपवाद तो थे नहीं। तो एम हैमेल टू इज नो एक्सेप्शन। एम हैमेल भी कोई अपवाद नहीं, जो सब पे लागू होता है वो एम हैमेल पे भी लागू होगा। और ही फेल्स टू से गुड बाय, और इसी का वो नतीजा है कि ही फेल्स, वो असफल होते हैं, टू से गुड बाय, क्या कहने में? बच्चों से गुड बाय कहने में भी वो असफल होते हैं। किसकी वजह से? उन इमोशंस की वजह से। एज हिज थ्रोट, क्यों? क्योंकि उनका जो गला है इज चोक्ड, उनका गला क्या हो गया? चोक हो गया। जब आप इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा तो हम बोल पाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे जुबां आपका साथ देना बंद कर देती है, आपकी फीलिंग्स जुबां के थ्रू बाहर आ नहीं पाती। तो ये सबके साथ होता है, एब्सोल्युटली एम हैमेल के साथ भी ऐसा हुआ। हिज थ्रोट इज चोक, उनका गला जो है वो क्या हो गया? चोक हो जाता है। सो वी कैन से, और इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट ही इज नॉट ओनली अ गुड कम्युनिकेटर, कि वो ना केवल एक अच्छे संवाद करता है, बट ऑल्सो अ पैट्रियाटिक जेंटलमैन, बल्कि एक देशभक्त हैं, एक सभ्य देशभक्त भी हैं। जो उनकी फीलिंग के थ्रू ये महसूस किया जा सकता है कि वो भी अपने देश अर्थात फ्रेंच के साथ कितना लगाव रखते थे, और फ्रेंच से नाता टूटने के बाद ये उनकी हालत थी। और ये हालत बयां करती है कि वो एक काफ़ी अच्छे देशभक्त थे जो अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा ओवर होता है। ये चैप्टर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।